1 फरवरी की हेडलाइन, पेटीएम में लगा लोअर सर्किट, शेयर 20% फिसला। तारीख बदलकर 2 हुई लेकिन हेडलाइन वही, पेटीएम में फिर लगा लोअर सर्किट, स्टॉक 20% फिर से टूटा। 2 दिन में करीब 40% की तगड़ी गिरावट और मार्केट कैप से 17,400 करोड़ रुपए साफ। और तभी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का ट्वीट आता है। इस ट्वीट की टाइमिंग जरा हाईलाइट कर देते हैं। सुबह 9:07 पर, ठीक तब जब मार्केट प्री ओपन के भाव स्क्रीन पर लॉक हो जाते हैं। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही विजय शेखर शर्मा ने देखा कि स्टॉक 20% के एक और लोअर सर्किट के हवाले हो गया है, उन्होंने ट्वीट करके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बचाने की कोशिश की। कहा कि 29 फरवरी के बाद भी ऐप काम करता रहेगा। इस ट्वीट में एक और शब्द हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, कंप्लायंस। सारी दिक्कत यहीं से शुरू हुई है। आज भले ही कंपनी कंप्लायंस यानी नियमों के पालन को लेकर कमिटमेंट दिखा रही हो, लेकिन शायद ये आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से पहले हो पाता तो ये नौबत नहीं आती। आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक के खातों में कोई डिपॉजिट या टॉप अप नहीं ले पाएगा। इस रेगुलेटरी एक्शन का स्ट्रीट ने इतना जबरदस्त रिएक्शन क्यों दिया है? क्या ये पेटीएम के लिए एंड ऑफ रोड है? इस पूरे प्रोसेस और लीगैलिटी में आम कंज्यूमर का क्या? उसके वॉलेट, फास्टैग और डिपॉजिट का क्या होगा? इस वीडियो में इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दलाल स्ट्रीट की। पेटीएम कभी यूपीआई पेमेंट सिस्टम की पोस्टर बॉय हुआ करती थी, लेकिन आरबीआई के एक फैसले ने कंपनी पर इन्वेस्टर्स के भरोसे को हिलाकर रख दिया है। इस हद तक कि तमाम ब्रोकरेजेस ने कंपनी के शेयर को लेकर अपने टारगेट्स में भारी कटौती की है। 2 फरवरी को पेटीएम का शेयर जेफरीज के टारगेट प्राइस 500 के भी नीचे फिसल गया। 23 दिसंबर 2022 के बाद ये स्टॉक का सबसे निचला स्तर है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डर क्या है? एक्चुअली एक नहीं, 2 हैं। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी का पता ढूंढने निकली पेटीएम कंप्लायंस की गलियों में भटक कर रास्ता भूल गई है। कंपनी खुद स्टेटमेंट जारी करके कहती है कि एबिटा पर 300 से 500 करोड़ रुपए का हिट आ सकता है, यानी प्रॉफिटेबल होने के लिए इंतजार और लंबा खिंचेगा। दूसरा, ब्रांड का बैंड बजना। पेटीएम अपनी वेबसाइट पर लिखती है कि आधे इंडियंस यानी करीब 70 करोड़ लोगों को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में लाना उसका मिशन है। कुछ और आंकड़े देख लीजिए। कंपनी के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा दुकानदार और कारोबार पेमेंट के लिए उसकी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। 30 करोड़ भारतीय पेटीएम से पेमेंट करते हैं। 80 लाख लोग ने पेटीएम प्लेटफॉर्म से फास्टैग खरीदा हुआ भी है। ये तो पेटीएम के क्रिटिक्स भी मानेंगे कि लोगों को कैशलेस इकोनॉमी के लिए एनकरेज करने में कंपनी का रोल बहुत अहम रहा है। इसे आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी कह सकते हैं। 2015 से अब तक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डाइवर्सिफाई भी किया है। स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, फास्टैग, ट्रैवल जैसी तमाम कैटेगरीज में कंपनी बेहद एक्टिव है और इस सब के लिए कोर यूजर आया पेमेंट से। अब इसी यूजर का भरोसा डगमगा गया है और सवाल ये खड़ा हुआ है कि ब्रांड को होने वाले जबरदस्त नुकसान की भरपाई कैसे होगी। अब जरा कंपनी की बात सुनना समझना भी जरूरी है। पेटीएम की पेरेंट 197 कम्युनिकेशंस यानी ओसीएल ने 1 फरवरी को लंबा चौड़ा बयान जारी किया। इसके मुताबिक एनुअल एबिटा पर 300 से 500 करोड़ रुपए का इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी ने फिलहाल नए लोन देने से भी तौबा कर ली है। कंपनी का सारा जोर अब थर्ड पार्टी बैंक्स को जोड़ने और मौजूदा पार्टनर बैंक्स के साथ रिश्ता मजबूत करने पर रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि अब वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ काम नहीं करेगी। नोडल अकाउंट्स को भी दूसरे बैंक्स में शिफ्ट किया जाएगा। एक और बात जो कंपनी ने अंडरलाइन की है वो है कि लोन, इंश्योरेंस और इक्विटी ब्रोकिंग बिजनेसेस का पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई लेना देना नहीं है और इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या है भरोसे की। जब बात पैसे या फाइनेंशियल से जुड़ी हो तो भरोसे की ईंट के हिलते ही पूरी इमारत भर-भरा कर गिर जाती है। ये हमने पहले भी कई केसेस में देखा है। एनडीटीवी प्रॉफिट को ये एक्सक्लूसिव जानकारी भी मिली है कि आरबीआई की ये पाबंदियां पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द करने से पहले का ही एक बड़ा कदम है। हालांकि कंपनी इसके लिए अभी से खुद को तैयार करती दिख रही है। पेमेंट बिजनेस से जुड़ी सभी वर्टिकल थर्ड पार्टी बैंक्स के जरिए चलाने का इंटेंट यही दिखाता है। इस सारे तमाशे में आम कंज्यूमर का क्या?
वॉलेट फास्टैग डिपॉजिट का क्या? आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद डिपॉजिट्स पर रोक है, लेकिन अगर आपके वॉलेट का या फास्टैग में कोई भी बैलेंस रहता है तो आप 29 के बाद भी उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा आप वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, अगर आप पेटीएम ऐप पर अपने बैंक को जोड़ते हैं तो आप पहले की तरह ही बिना किसी दिक्कत के यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि तब पेमेंट बैंक से होगा और पेटीएम ऐप सिर्फ एक चैनल की तरह ही काम करेगा। दुकानदार क्या करेंगे? ज्यादातर दुकानें एक से ज्यादा स्कैनर इस्तेमाल करती हैं, तो उन पर एकदम से कोई असर होगा इसकी संभावना न के बराबर है। असर होगा उन पर जिनका रीपेमेंट अकाउंट भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ऐसे मर्चेंट्स की संख्या करीब 70,000 है। आरबीआई ने भले ही पेटीएम पर सख्ती की हो, लेकिन इसका असर पूरे फिनटेक इकोसिस्टम पर दिखेगा। सोशल मीडिया पर कई फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने इसे जरूरत से ज्यादा कड़ा कदम बताया है। डर इस बात का भी है कि जब पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी अपने सिस्टम को रेगुलेटर के हिसाब से फिक्स नहीं कर पाई तो छोटी मझौली फिनटेक कंपनियां क्या करेंगी और छोटे निवेशकों का क्या होगा? वो क्या करेंगे? क्या किसी ने इस पर भी ध्यान दिया है? बीते करीब साल भर में बर्कशायर हैथवे, सॉफ्टबैंक, एंडफिन जैसे बड़े निवेशकों ने या तो पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या फिर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। वहीं लाखों छोटे निवेशक ऊंचे भावों पर शेयर लेकर फंसे हुए हैं। हजारों निवेशकों के पास तो 2150 रुपए के भाव पर आईपीओ में लिया गया स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी आईपीओ इन्वेस्टर की तो करीब 80% पूंजी ऑलरेडी साफ हो चुकी है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को रेगुलेटर के बाउंसर्स को झेलने के लिए स्किल भी सुधारना होगा, हेलमेट भी लगाना होगा और क्यूआर कोड के असल मायने यानी क्विक रिस्पांस को कंपनी की फिलॉसफी भी बनाना होगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड ठीक से पहले से समझ जाते तो मार्च 2022 में आरबीआई के चेताने के बाद सिस्टम की कमियों को दूर करने में जुट जाते। फिलहाल इस इंटरेस्टिंग मैच का डिसीजन पेंडिंग है। उम्मीद है कि पेटीएम की ये पेचीदा कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।